तरह से लोगों से जुड़ा हुआ है, क्या उसमें लेयर है जैसे कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन? ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या कैसे एक दूसरे से अलग हैं? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये जुड़ा हुआ है या ये अलग है या इसके अंदर भी कुछ सवाल हैं। इन्हीं सवालों को सोचने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच में है विद्या। विद्या ने जिंदगी में इन सारे सवालों को कुरेदने की कोशिश की है। विद्या, तो आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपके ये सारे सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं? सवाल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है और बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत से सवाल पूछते हैं, पर जब हम जिंदगी की गहराइयों को बहुत ही करीब से देखते हैं तो हम और सवाल करने लगते हैं। शायद हम दूसरों से नहीं करते, हम खुद से बहुत से सवाल करने लगते हैं और आसपास उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो स्पेसिफिकली इस चीज को पहचाना जब मैंने कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, और तो बचपन से ही काफी डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाते हैं वो हमारे समाज में। लेकिन ज्यादा झटका तब लगा जब 2 साल मुझे डिप्रेशन था। 12th क्लास का टाइम था जब मुझे 2 साल डिप्रेशन हुआ। तब बहुत सी चीजें समाज के द्वारा मुझे बोली गई। हालांकि मेरे घर वाले मेरे साथ थे, बहुत लोग और साथ थे, लेकिन सब धीरे धीरे साथ छोड़ते चले गए। उसका रीजन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक लड़की होना उसका रीजन नहीं था। उसका रीजन था कि वो एक हार्ड फेस था और उस टाइम पे कोई आपको समझ नहीं पाता। जब आपको डिप्रेशन होता है आप खुद को ही नहीं समझ पाते। हर रात ये सोच के सोना कि या तो कल आंख ना खुले और अगर खुले तो ठीक हो जाऊं, और हर सुबह एक नई होप के साथ कि ओ मैं ठीक हो जाऊं बस आज। तो जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते कि वो हमें समझे, एंड इट हैपेंस। उस टाइम पे मैंने अपने आप से और ज्यादा सवाल करे और कई सवाल जिंदगी ने सामने लाकर खड़े कर दिए। उस समय से मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना शुरू करा, बी इट जेंडर और एनीथिंग एल्स। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक इंसान होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़की होने से पहले मैं शायद खुद को एक इंसान भी नहीं समझ पा रही थी, एंड इट यूजुअली हैपेंस इन डिप्रेशन कि हम अपनी अंदर के इंसान को ही नहीं पहचान पाते, ना दूसरे और ना हम। तो किसी के लिए भी खुद को इंसान मानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर हम अपने आप को जेंडर के नजरिए से भी देख पाएंगे। बिल्कुल विद्या, सबसे इम्पोर्टेंट शायद ये है कि हम इंसान कैसे हैं। तो जब हम सोच रहे हैं कि इंसान, तो क्या ये इंसान अपने आप को लेयर से जोड़ के देख सकता है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, या मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ? तो ये किस तरह से चीजें जुड़ी हुई हैं? बेशक जिस समाज में हम रह रहे हैं, और जब हम सोशलॉजी भी पढ़ते हैं, हमें ये दिखाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम अपने आप को हर नजरों से देख पाए, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाए। तो जहां हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां बहुत सारी लेयर्स हैं। हम माने या ना माने, हम जितना कह लें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रियलिटी अभी भी वहीं स्टक करती है। दो मेनी चेंजेस हैव कम, बट अभी भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं जितना मर्जी कह लूं नहीं नहीं लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं है, रियलिटी हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं खटक जाता है जब कोई बोलता है कि अरे लड़की होकर ये, अरे तुम इस जाति को बिलोंग करती हो। ये सवाल ही क्यों आता है? हर कोई मिलने से पहले ये पूछता ही क्यों है? तो ये जेंडर, कास्ट अपने आप में बहुत कनेक्टेड है। लाइक फ्यू डेज बैक आई वाज डिस्कसिंग दिस ओनली कि दिक्कत ये नहीं है, हमारे समाज में एक तबका है हर कैटेगरी में। अगर हम जेंडर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पितृसत्ता के कारण मेल्स को ज्यादा डोमिनेटेड पावर मिली हुई है। फीमेल की नजर से देखूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो प्रिविलेजेस नहीं मिले जो हमारी सोसाइटी में मेल्स को मिले। तो डेफिनेटली हमारी सेल्फ एस्टीम पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, डू वी एग्री और नॉट। तो वो सेल्फ एस्टीम को हम बराबर रख पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो हैं उसमें हम प्राइड लेना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा आपने। पितृसत्ता बहुत सारे सवालों के साथ आती है, बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स के साथ आती है, बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आती है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर मैं ये समझना चाहूंगी कि कैसे आपने अपने, जब आपको डिप्रेशन हुआ उसके बाद
आप एक लड़की होते हुए, या आप एक पर्टिकुलर क्लास से होते हुए, एक पर्टिकुलर रीजन से होते हुए, आपने इन सारी चीजों को, इन परतों को लेते हुए अपनी अपनी अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाया? फर्स्टली मैं यही कहूंगी कि जब तक मैं बीमार थी या डिप्रेशन था, उस टाइम तक मैंने दुनिया इतनी देखी नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता है कि आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मेरे घर में क्लियरली नहीं था कि पढ़ाना ही नहीं है। माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ माई एजुकेशन, बट द थिंग विच कम्स इज कि एक जमाना था जब मेरे पापा बोलते थे कि लड़कियों को ना 12वीं होते ही शादी करा देनी चाहिए। बट वॉट इज एन अचीवमेंट फॉर मी इज कि जब मैं हुई उसके बाद से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है, जब मैं बीमार बेड पर थी तो मेरे पापा आकर जब चेक करते थे कि जिंदा है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, तो उनको जो चीज खलती थी वो यही थी कि मेरी एजुकेशन जो है वो रुक गई है। और मेरे लिए भी सबसे बड़ा सदमा वही था। तो अ मेल विच वॉज सो अपोजिंग इन नेचर टू एजुकेशन ऑफ अ गर्ल, ही सपोर्टेड मी एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस था। और ऐसा नहीं है बहुत रेडिकल प्रोसेस था, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा उल्टा पलटा नहीं चाहते हैं। तो बात वही थी, मैं आज भी यही बोलती हूँ। और तब भी मेरा जो प्रोसेस था वो यही था कि धीरे धीरे चीजों को बदलने की जब हम कोशिश करते हैं, ये तरीका काम नहीं करा तो हमने वो तरीका अपना कर देखा, वो नहीं काम करा तो ये अपना कर देखा, उस तरीके से चीजें बदली। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें डिस्कशन एक पार्ट था, जब हम सही होते हैं हमें अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट, कि हम सही हैं। तो वही मेरा सबसे बड़ा जरिया था। मेरी एक ही कोशिश थी कि बाहर को सुधारने से पहले जो एक छोटा यूनिट है हमारी सोसाइटी का, मेरी फैमिली, वहां को मैं एक डेमोक्रेटिक फैमिली बनाने की जितनी कोशिश कर सकती हूँ करूंगी। मेरा भाई जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा, मेरी माँ तो ऑब्वियसली जो हूँ आज उनकी वजह से हूँ, नो डाउट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। तो उनके बारे में मैं कम बोलकर अभी मेल्स पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लड़ाई इकलौती औरतों की नहीं है। जेंडर इज नॉट अबाउट गर्ल्स अलोन। उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे भाई ऐसे सपोर्ट सिस्टम थे। मेरा जो भाई है उसको मैंने ऐसा बनाने की कोशिश करी कि उसके सामने मुझे अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करते हुए शर्म ना आए, उसके सामने मुझे अपने दिल की हर बात बोलने में शर्म ना आए। और ये चीज हुई पहले, वो भी अरे क्या बोल रहे हो, बट वाई टू मेक इट अ टैबू? एंड स्टिल नाउ माई फ्रेंड्स आर लाइक तू ऐसे कैसे आराम से बोल लेती है ना, अरे तो क्यों ना बोलूं। तो मैंने अपने घर से शुरुआत करी, मैंने अपने फ्रेंड्स से शुरुआत करी। आई थिंक दिस इज द मेन थिंग। और उसके बाद जब मुझे अपने घर से सपोर्ट मिला, ये ट्रस्ट का प्रोसेस होता है। कोई भी दो इंसान जब एक दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं तो एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, बीट अ फीमेल बॉन्ड, बीट अ मेल बॉन्ड, दैट्स व्हाट द थिंग इज। और ये लड़ाई सिर्फ औरतों की नहीं है, मर्द पितृसत्ता के तले उतना दब रहे हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पितृसत्ता से मेरा मतलब कभी ये नहीं है कि क्योंकि वो डोमिनेटिंग है तो वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं आसपास कि जो मेल्स होते हैं उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को मार दिया जाता है, क्योंकि जेंडर रोल्स ये अलाउ नहीं करते ना कि एक आदमी होकर रोए, क्योंकि जेंडर रोल्स ये अलाउ नहीं करते कि अरे एक मेल है तो ये बहुत स्ट्रांगली लॉयल हो सकता है, बट फिजिक स्ट्रांग नहीं है तो ये मेल नहीं है। सो दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट बोथ ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। एंड नॉट टू फॉरगेट द ट्रांसजेंडर्स, उनको तो हम मेंशन भी करना भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारा सेक्स जेंडर है, फर्स्ट थिंग विच कम्स इज कि हर कोई ये जो पावर डोमिनेटेड सोसाइटी चल रही है उसमें पिस रहा है, अलग अलग तरीकों से पिस रहा है। और हम सबकी लड़ाई है जो हमें साथ में लड़कर आगे बढ़ना है, जिसमें और जिस तरीके से मैंने अपने डिप्रेशन को फाइट करा, इट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि अगर वो मेरी लाइफ के मेल्स मेरे साथ ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती। हाँ, एजुकेशन हमें बहुत सारी चीजों से जोड़ती है, और आपने बताया कि किस तरह से एजुकेशन ने हेल्प किया आपकी लाइफ को एक मोड़ देने में, एक चीज को बनाने में। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कैसे ये जो एजुकेशन ने आपकी फैमिली में और आप में क्या बदलाव लाया, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगी? सबसे पहली बात तो ये कि मेरी फैमिली में मेरे पापा जो थे वो सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एजुकेशन दी। उसके बाद से ही सबने एजुकेशन की ओर बढ़ना शुरू करा। एंड तो जब मैं छोटी थी मुझे याद है मम्मी सुबह 4 बजे उठाकर
पार्क ले जाती थी। घर छोटा था तो कोई आता था तो जगह नहीं होती थी, तो मम्मी 4 बजे उठाकर पार्क लेकर जाती थी पढ़ाने के लिए। जब टाइम मिलता था मम्मा पढ़ाती थी और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पढ़ाती थी। तो बचपन से वो कहते हैं ना, एक बीज जो डाल दिया जाता है बच्चे के अंदर, वो बड़े होने तक रहता है। वो वाली आदत मुझ में भी रह गई कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। शायद यही रीजन था मेरे डिप्रेशन का कि जब मेरी पढ़ाई इफेक्ट हुई। एक्चुअली मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा था जो बंद हो गया था, एंड मेरी पढ़ाई वहां से काफी डगमगा गई थी। और उसके बाद डिप्रेशन की वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो इफेक्ट हुई। तो सबसे बड़ा झटका ही मेरे को ये लगा था कि मेरी एजुकेशन जो है वो हैम्पर हो गई। काफी ज्यादा सदमा लगा, लेकिन फिर एक और नई चीज मैंने डिस्कवर करी कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो स्कूल में जाकर की जाए। और यही रीजन है कि जब मैंने ये चीजें, जैसा मैंने कहा था कि डिप्रेशन के दौरान बहुत सारी चीजें जानने को मिली। और उस टाइम पे पापा हमेशा एक बात कहते थे, एक लड़की के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधे चेंज वो जो कहते थे 12th तक पढ़ लो बस। और वो कहते थे कि नहीं, अभी बीमार है कोई बात नहीं, यू विल कंटिन्यू। एक लड़की के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाए। तो वो चीज और मेरी मम्मी के जो सपने थे मेरी पढ़ाई को लेकर, और मेरे खुद का जो जरिया था जीने का पढ़ाई, जब वो हम पर भी बहुत झटका लगा। लेकिन उसी एजुकेशन ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में भी बहुत हेल्प करी, बिकॉज मैंने ये तय कर लिया कि अब वो स्कूली शिक्षा मेरे लिए एजुकेशन नहीं रह जाएगी, वो मात्र एजुकेशन नहीं है। और यही कारण था कि मैंने स्कूल से विड्रॉ करवाया, सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया, और मैंने स्कूल करा। 12वीं करी, लेकिन मैंने स्कूल से नहीं करी, मैंने 12वीं करी अपने बलबूते पर, खुद पढ़कर। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होती है। और आज भी जो लोग मुझे कहते हैं ना कि स्कूल जाना बहुत, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन इज नॉट जस्ट इन स्कूल्स, इट इज अबाउट द डेली वे ऑफ लाइफ, इट इज अबाउट हाउ इट चेंज योर थिंकिंग। तो उस एजुकेशन ने मेरी जिंदगी, मेरी सोच को तो बदला ही, और बदल रही है अभी तक। जब मैंने डिप्रेशन से उठकर 12th पास करा, उसके बाद एक कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर मैंने एक एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। सब बोल रहे थे नहीं बहुत हार्ड है, क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर हो गया। और मैं पढ़कर नहीं गई थी, मैथ्स के बलबूते पे बस हो गया। तो हालांकि मैं जाना नहीं चाहती थी, बट आई रीच्ड देयर। एंड उसके बाद जहां डेस्टिनी लेकर गई मैं गई। लेकिन मेरी पढ़ाई जो थी उसने मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत में बहुत ज्यादा मदद करी। और उसी पढ़ाई ने मेरे जो दिमाग के दरवाजे थे, जो मैं कहूँ, वो खोले कि हर चीज पर सवाल, और उन सवालों के जवाब दूसरों से मांगने से पहले खुद से जवाब मांगने मैंने शुरू करे। और साथ साथ उसी एजुकेशन को जरिया बनाकर मैंने जो कहा कि मैंने अपनी फैमिली को डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करी। ये नहीं कहूंगी पूरी तरह बन गई है, लेकिन आज भी अगर हमारे पास 4 जने हैं हम फैमिली में, तो अगर 4 डिफरेंट ओपिनियन है तो पर हम एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे समाज में बहुत कम पाया जाता है, जो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक छोटे यूनिट से शुरू करेंगे ना, तभी वो आगे जाकर बड़े यूनिट तक। अब हम समझना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी एजुकेशन के थ्रू उस चुप्पी को तोड़ा है, उस चीज को अपनी लाइफ में, अपने फैमिली की लाइफ में, और उससे भी आगे बढ़ता है। क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी यू, देन ऑफ कोर्स फैमिली, देन सोसाइटी। तो आपने वहां पे किस तरह से चेंजेस लाया? पहली बात तो चुप्पी तोड़ना, और कभी भी ये नहीं होता कि हम चिल्ला रहे हैं, इतने एग्रेशन की जरूरत नहीं होती, पर बहुत सारी लेयर्स खोलनी पड़ती है वहां पे। जैसे डेली लाइफ में छोटी छोटी बातें, जैसे यहाँ आने के लिए 1000 सवाल कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, तो वो चीज पहले सिर्फ मुझसे पूछी जाती थी, पर अब एक टाइम आ गया मेरे भाई से भी इक्वली पूछी जाती है। इट्स मोर ऑफ अ कंसर्न नाउ रादर देन अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि मैं लड़की हूं तो मुझसे ही पूछा जाएगा। और उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ तब तक होती है जब हम सिर्फ लड़की होने की वजह से ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे भाई से भी सेम सवाल पूछा जाने लगा, इतने सालों में ये चेंज आया, तो मुझे लगा कि हाँ, यही तो बदलाव है विच आई वांटेड, कि कंसर्न इज व्हाट मैटर्स, केयर इज व्हाट मैटर। तो वही मेरा बदलाव था। खुद से चेंज लाया, खुद से फैमिली तक चेंज लाने की कोशिश रही, जो आ चुकी है काफी हद तक, और आने वाले टाइम में
और आए, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत बदलाव आ चुके हैं। और यही जो चुप्पी तोड़ना है, ये मेरे को लगता है कि फीमेल होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि एक सो कॉल्ड लोअर तबका जिसके पास इतनी पावर्स नहीं है, तो हमें अपनी चुप्पी तोड़नी है। अलग अलग माध्यम से हम तोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ आई वॉन्ट एंड आई सजेस्ट कि ये चुप्पी तोड़ने की जरूरत मेल्स को भी है, ट्रांसजेंडर्स को भी है, हर कास्ट क्लास जेंडर के लोगों को ये चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। अपने इंसान होने का हक मांगना कि हाँ मैं इंसान हूँ, वो हक मांगना, चुप्पी तोड़ना इस बारे में बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तभी हम अपने आप को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और जब हम खुद को रिस्पेक्ट कर पाएंगे तभी हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाट हाउ इट वर्क्स। जैसे एजुकेशन से विद्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी, आप भी अपनी चुप्पी तोड़ो। हमने अपनी चुप्पी तोड़ी, आप भी अपनी चुप्पी तोड़ो।